Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 24th of March. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सूजलम कैंपेन जो कि रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन किस तरीके से काम करता है, किस लिए काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट वर्ल्ड का रिसेंटली एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया है जिसको रिलीज किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट के अंदर, इसके बारे में हम समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट आर्टेमिस प्रोग्राम। आपको याद होगा आर्टेमिस के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये नासा का एक टाइप का मून प्रोग्राम है, यानी कि लूनर प्रोग्राम है। इस चीज को रिसेंटली इसका फर्स्ट फेज को लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, इसका मेन एम क्या है, इन सब चीजों को हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट शहीद दिवस। नाउ शहीद दिवस जो है भगत सिंह का जो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन इसको मनाया जाता है। नाउ शहीद दिवस के साथ साथ हम भगत सिंह के बारे में जितनी भी डिटेल्ड मतलब इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपका जो भगत सिंह वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट सूजलम कैंपेन जो कि रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इट हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर बोला जाता था, बट उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रख दिया गया है। नाउ इस पर्टिकुलर कैंपेन का मेन एम क्या है? द मेन एम इज कि ग्रे वाटर को मैनेज करना है। द क्वेश्चन कम्स, ग्रे वाटर क्या होता है? देखिए ग्रे वाटर क्या होता है हम उसको आगे देखेंगे, बट शॉर्ट में आप समझिए। ग्रे वाटर का मतलब होता है कि आप डोमेस्टिक स्फीयर में, मतलब अपने घरों के अंदर जितना भी आप पानी यूज करते हैं उसमें से जितना पानी बाहर निकल के जाता है ना, जितना पानी उसमें से मतलब वेस्ट वाटर होता है, उसी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को प्रॉपर्ली मैनेज करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ग्रे वाटर। उसी चीज को मैनेज करने के लिए इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया गया है, सूजलम 2.0 कैंपेन को। ठीक है, अब देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। वही ये डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करने की कोशिश करेगी। नाउ इस चीज को टोटल 9 मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर लॉन्च कर रही है, मतलब अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साथ में 9 और मिनिस्ट्रीज हैं। बट कौन कौन सा मिनिस्ट्रीज है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपसे कोई नहीं पूछेगा। बट ऑब्वियसली देखिए बहुत ही बेसिक मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, यूथ अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वही सब मिनिस्ट्री है जो कि ऑब्वियसली वाटर को कंजर्व करने में काम आ सकती है। नाउ नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज की थीम क्या है इस पर्टिकुलर जो स्कीम है, उसका थीम इज कि किस तरीके से हम ग्राउंड वाटर को, इनविजिबल जो ग्राउंड वाटर है उसको हम फिर से एक बार विजिबल बना सकते हैं। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर इतना कम हो जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता है, वो फिर से उसको विजिबल बनाना, दैट इज द मेन एम। नाउ सूजलम 2.0 कैंपेन है, उसका मेन एम ये है, इस तरीके से करना चाहता है कि जितना भी ग्राउंड वाटर को एक बार फिर से यहाँ पर कहीं मैनेज करना है वो करेगा, दैट विल बी डन थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों की हेल्प से। देखिए कोई भी स्कीम जो होती है ना वो कभी भी गवर्नमेंट के बेसिस पे या फिर जो बिजनेस के बेसिस पे कभी भी वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि लोग खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो भी पीपल होते हैं, जो भी सिटीजन होते हैं, जब तक खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्कीम यहाँ पर लॉन्च नहीं हो सकती, तब तक कोई भी स्कीम यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो अगर किसी भी स्कीम को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो जो भी उसके बेनिफिशियरी होती है, स्पेशली जो लोग होते हैं, उन लोगों को उस चीज के अंदर इन्वॉल्व कराना होगा। ठीक है, दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज कैसे करेंगे, मतलब कैसे इस चीज को किया जाएगा? ऐसे करेंगे कि लोग जो गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेगा एट द लेवल ऑफ स्कूल्स, पंचायत हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, ताकि वो ये जो लोग सब है ये लोग घर घर जाकर लोगों को वाटर की इंपॉर्टेंस बताएं, वाटर को वेस्ट करने के बारे में ना बताएं, मतलब किस तरीके से वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज कि फंड कहां से मिलेगा इसको? देखिए फंड के टोटल इसके 3 सोर्सेस है। द फर्स्ट सोर्स इज स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का जो मतलब जो वाटर वाला जो एरिया है वहां से इसके लिए पैसा आएगा। सेकंड चीज स्वच्छ भारत मिशन का देखिए जो फेज 2 है वहां से पैसा आएगा, पहले चीज। तो सेकंड चीज जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने कुछ पैसा यहां पर जो हमारा वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए रखा है। तो सेकंड हो गया 15th फाइनेंस कमीशन, वहां से भी कुछ ना कुछ पैसा आएगा। और थर्ड चीज जो मनरेगा है, मनरेगा के अंदर बोला गया है कि कुछ पैसा यहां पर इन्वॉल्व किया जाएगा जो वाटर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन जहां जहां पर है उन सब चीजों को साफ सफाई करने के लिए, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए मनरेगा के अंदर कुछ पैसे आए हैं। तो इन तीनों ही डिफरेंट स्कीम्स को यहां पर एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके थ्रू उसके लिए फंडिंग वगैरह रेडी की जाएगी। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर एक टाइप का डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारे घरों से, हाउस होल्ड से जनरेट होता है। सिंपल सी बात यह है कि इसके अंदर फीकल कंटामिनेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। इसका मतलब क्या है? ग्रे वाटर के अंदर सारा का सारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है जैसे कि शावर्स हो गया, सिंक हो गया, वॉशिंग मशीन, मतलब बाथ हो गया, आप कोई घर में खाना वगैरह बना रहे हैं, उन सब चीजों का सारा जो वेस्ट वाटर है वो सब इंक्लूड होकर इसके अंदर आएगा। बट फीकल कंटामिनेशन यानी कि जो टॉयलेट का पानी है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। सो अगर टॉयलेट का पानी इंक्लूड नहीं होता है इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिवली इसके अंदर लेस पैथोजेंस होते हैं, ज्यादा ही खराब नहीं होता है, इसलिए इसको ट्रीट करना, हैंडल करना और फिर से रीयूज करना बहुत ही सेफ होता है। देखिए फिर समझिए, हम इसके अंदर सिर्फ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को यूज करते हैं, जो टॉयलेट का पानी है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जहां पर भी टॉयलेट का पानी जाता है ऑब्वियसली दैट बिकम्स कंटामिनेटेड, बट बिकॉज ग्रे वाटर के अंदर हम टॉयलेट का पानी यूज नहीं करते हैं या फिर उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज वाई इस पानी को, ग्रे वाटर को हम फिर से एक बार रीयूज कर सकते हैं, फिर से एक बार इसको ट्रीट और हैंडल करके। ठीक है, दैट इज वाई अगर देखिए आप समझिए कि ग्रे वाटर को अगर आपको मैनेज करना है तो कहां पर इसको सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है? जहां पर ये जनरेट होता है, राइट। इसलिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे चीजें बनाई जाती है ताकि घर
और घर के आसपास ही कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह बना सके जिसके थ्रू जितना भी ग्रे वाटर वगैरह का एरिया है उन सबको यहाँ पर मैनेज कर सके, सारे के सारे पानी को फिर से रिसाइकिल कर सके और फिर से पानी को यूज कर सके, रीयूज कर सके, ताकि पानी एक जगह पे स्टैग्नेट ना हो और किसी भी टाइप के जो पॉल्यूशन वगैरह है वो सब वहां पे ना फैले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया जिसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है 2021 का। और देखिए जब भी रिलीज होता है ना तो हमेशा लास्ट ईयर का रिलीज होता है, तो इस बार का जो भी रिलीज हुआ है उस 2021 का रिलीज हुआ है, ये बताता है कि हमारे ग्लोबल एयर लेवल जो ग्लोबल लेवल है उसका एयर क्वालिटी कैसा है। नाउ इसको रिलीज किसने किया? फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज बीन रिलीज बाय IQ एयर। देखिए यहां पर आपसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या ये WHO ने रिलीज किया है या फिर किसी दूसरी बॉडी, यानी क्या यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको रिलीज किया है? नो, इट हैज बीन रिलीज बाय प्राइवेट बॉडी कॉल्ड एज IQ एयर, जो कि एक स्विट्जरलैंड का ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए IQ एयर जो है ना, उसने जो एयर क्वालिटी का रिपोर्ट बनाया है दैट हैज बीन बेस्ड ऑन 2.5 PM 2.5 के बारे में आपने सुना होगा, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसका जो 2.5 का लेवल होता है उस चीज को मेजर करके एयर की क्वालिटी को मेजर करने की कोशिश की गई है। अब जो IQ एयर है वो बेसिकली एक टाइप का NGO है और वो मतलब लोगों को एंगेज करता है, एजुकेट करता है, और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, रिसर्चर्स होते हैं, NGOs होते हैं, डिफरेंट कंपनीज हो गए, लोग हो गए, इन सबको बेसिकली कहीं ना कहीं अवेयर करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हम अपने एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और सेकंड चीज, अगर हम एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की हेल्थ है वो किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है, इन सब चीजों के लिए काम करता है IQ एयर नाम का एक टाइप का NGO। उसी ने ये रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया। नाउ आपसे देखिए IQ एयर के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट द क्वेश्चन कैन बी कि क्या वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट WHO निकालता है या फिर क्या वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो निकालता है, तो यू शुड बी रेडी कि ऐसे कोई भी लार्जर बॉडीज को नहीं निकालती है, सिंपल एक टाइप का NGO को निकालता है। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है दैट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल हेल्थ थ्रेट। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं दैट हैज बीन स्टार्टेड टू कॉज बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जहां पर देखा गया है हर साल ऑलमोस्ट 7 मिलियन डेथ्स हो रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिलियन? 1 मिलियन को अगर आप इंडियन मतलब भाषा में देखेंगे तो दैट मींस 10 लाख, मतलब 10 लाख। तो 7 मिलियन का मतलब क्या है? 70 लाख। मतलब हर साल ऑलमोस्ट 70 लाख पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड दैट इज अ बिग नंबर। ठीक है, इसी चीज को रिड्यूस करना दैट इज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अगर एयर क्वालिटी जो एयर पॉल्यूशन है अगर उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखें तो उसके कारण बहुत सारे डिफरेंट डिजीज वगैरह हो सकती है, राइट फ्रॉम द एजमा टू कैंसर हो गया, लंग इलनेस हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, सारे के सारे प्रॉब्लम जो है एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है ना। उसके कारण देखिए IQ एयर नाम की जो कंपनी है ना उसने क्या किया, जो IQ एयर नाम का जो NGO है उसने क्या किया है, एक टाइप का डेली इकोनॉमिक कॉस्ट निकालने की कोशिश की है कि एयर पॉल्यूशन के कारण हमारे वर्ल्ड लेवल पे कितना पैसा हर साल वेस्ट होता है, मतलब हर दिन वेस्ट होता है एक्चुअली। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे पाया गया है कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन इतना पैसा हमारा हर दिन का वेस्ट हो रहा है। एंड दिस $8 बिलियन दैट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट 3 to 4% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। देखिए आप GDP जानते हैं? GDP क्या होता है? GDP हमारे कंट्री का टोटल एक टाइप का टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, राइट? टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ उसकी वैल्यू बोलते हैं GDP। तो अगर जितने भी कंट्रीज हमारे वर्ल्ड के अंदर है सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो यानी ग्लोबल GDP अगर आप निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। नो सोचिए हमारा वर्ल्ड जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है हर साल ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, उसका ऑलमोस्ट 3 to 4% यानी कि $8 बिलियन हर दिन हमारा इतना कॉस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। दैट इज अ बिग नंबर। अगर हम किस तरीके से एयर पॉल्यूशन के कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए तो दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट वी कैन गेट ऑन अ डेली बेसिस, राइट? अब देखिए क्वेश्चन कम्स कि एयर क्वालिटी जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा किसको यहाँ पर अफेक्ट करता है? एयर पॉल्यूशन उसको अफेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज के लोग हो गए प्लस जो बच्चे हो गए, इन दोनों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। जहां पर 2021 यानी कि लास्ट ईयर ये देखा गया था कि मोर देन 40,000 पीपल, स्पेशली 40,000 जो बच्चे हैं देवर मतलब ऐसे बच्चे थे जो कि मतलब 5 साल से छोटे थे और उनकी डेथ के अंदर ऑलमोस्ट जो PM 2.5 है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब क्या है? फिर से देखिए अराउंड 40,000 पीपल या स्पेशली 40,000 जो बच्चे थे जो लास्ट ईयर जिनकी मतलब डेथ हो गई थी, जब उनका डेथ का कॉज को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इट वाज फाउंड कि 5 साल से कम वाले बच्चे थे और इनके डेथ के अंदर PM 2.5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसका मतलब क्या है? दे एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ सम कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगेन अगर आप कोविड-19 को भी देखेंगे तो कोविड-19 में ये देखा गया था कि जहां पर भी PM 2.5 का लेवल ज्यादा होता है ना वहां पर इन्फेक्शन को मतलब कॉन्टेक्ट करने का जो एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो ऐसे एरिया के अंदर रह रहा है जहां पर PM 2.5 ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अंदर कोविड होने के चांसेस ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएंगे और उसके अंदर जो सिम्टम्स वगैरह होंगे वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज बिकॉज उसके बॉडी के अंदर जो कोविड का वायरस है वो ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट में जाएगा। दैट इज वाई प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस चीज को चेक करने के लिए रिपोर्ट निकाला गया IQ एयर नाम की कंपनी से। अब देखिए जो IQ एयर है उसने ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट निकाला दैट वाज डन इन ऑलमोस्ट 117 कंट्रीज में, ऑलमोस्ट 6000 से ज्यादा जो शहर है इन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया और इसके थ्रू यहाँ पर रिपोर्ट निकालने की कोशिश की गई। क्वेश्चन कम्स की PM 2.5 होता क्या है? देखिए PM 2.5 के बेसिस पे रिपोर्ट निकाला गया है। PM 2.5 होता क्या है? कोई भी ऐसा पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो कि बहुत छोटा हो, इतना फाइन हो कि वो उसका जो टोटल साइज है दैट इज लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स।
नाउ माइक्रॉन्स को याद रखिएगा, माइक्रॉन्स एक टाइप का यूनिट है जो कि पीएम 2.5 को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ कोई भी ऐसा चीज जो कि 2.5 माइक्रॉन की साइज का है या फिर इससे भी छोटा है, उस सबको हम पीएम 2.5 ही कहते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क क्रिएट कर देता है। नाउ अगर पीएम 2.5 की बात करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन, बहुत सारे इसके डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो लगातार खुद को चेंज करता रहता है। नेक्स्ट चीज, अगर आप देखेंगे पीएम 2.5 के अंदर मेन चीजें क्या क्या होती है, तो एक्चुअली तो पीएम 2.5 के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंटामिनेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप बेसिक देखेंगे जो कॉमन होते हैं वो होते हैं सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, ब्लैक कार्बन हो गया, अमोनियम हो गया। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि हर एक पीएम 2.5 के अंदर ऑलमोस्ट पाया जाता है, मतलब हर एक एरिया के अंदर से पाया जाता है। Now the next thing that comes is कि इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट क्या आया है। देखिए अगर आप इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट देखेंगे तो जो पीएम 2.5 का लेवल है इंडिया के लिए, दैट वाज ऑलमोस्ट 58.1 माइक्रॉन्स, मतलब इतना ज्यादा हमारा ऑलरेडी है 2021 के अंदर। और अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से हमारा जो एयर क्वालिटी था वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था, बट यहाँ पर हमारा सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मतलब एयर क्वालिटी एक बार फिर से खराब होना स्टार्ट हुआ और जो 2019 का लेवल था हम उससे भी खराब हो गए, मतलब जो हमारा प्री कोविड लेवल था हम उससे भी ज्यादा खराब हो गए। हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साल हमारा एयर क्वालिटी शायद बेटर हो जाएगा, बट हमारा एयर क्वालिटी बेटर नहीं हुआ और ज्यादा खराब हो गया। राइट नाउ इंडिया का देखिए, वर्ल्ड का जब टोटल मतलब टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज का जब लिस्ट निकाला गया, उसमें से 11 जो शहर थे वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे। मतलब दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया राइट नाउ फेस कर रहा है। मतलब पूरे के पूरे एशिया में टोटल 15 जो सबसे पॉल्यूटेड जो शहर थे उसमें से 11 शहर इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे। अगर आप देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, दैट इज मुंबई। मुंबई के अंदर ऑलमोस्ट 46.4 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर का जो पॉल्यूशन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। दैट इज ऑलमोस्ट 9 टाइम्स अबव जितना डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ ने ये बोला था कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दिस वाज द लिमिट जो कि डब्ल्यूएचओ ने सेट किया था कि किसी भी एरिया में एयर के अंदर 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा पीएम 2.5 नहीं होना चाहिए। बट अगर आप यहां पर देखेंगे तो 46.4 है और इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 58.1 है। तो आप समझिए दिस इज द काइंड ऑफ लेवल दैट वी आर ऑलरेडी लिविंग इन, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस दैट वी आर राइट नाउ लिविंग इन, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए राइट नाउ कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है 2021 के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो खराब हालत है दैट इज ऑफ बांग्लादेश, सेकंड पे चाड, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे ताजिकिस्तान एंड फिफ्थ पे वी हैव इंडिया। मतलब इंडिया इज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री राइट नाउ इन 2021। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि क्या इंडिया से ऊपर कोई भी इंडिया का नेबर है, तो यस, पाकिस्तान की हालत इंडिया से भी ज्यादा खराब है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। बांग्लादेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री की तरह आया है इस बार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सा है, देखिए हमने पीछे देखा मोस्ट पॉल्यूटेड शहर कौन सा था, सिटी, दैट वाज मुंबई, ठीक है। बट आप देखेंगे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सा है, दैट इज दिल्ली। मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज का हमने कैपिटल उठाया, सबको हमने आपस में कंपेयर किया। देखिए यहाँ पर देखिए सबको हमने आपस में कंपेयर किया, जैसे इंडिया कैपिटल, बांग्लादेश कैपिटल, चाइना कैपिटल, ताजिकिस्तान, ओमान, नेपाल, सबका कैपिटल हमने चेक किया। तो सबसे ज्यादा जो खराब कैपिटल है ना दैट इज ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो न्यू दिल्ली है उसका ऑलमोस्ट अगर आप पीएम 2.5 देखें तो 85% के आसपास में पहुंच गया है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद, ठीक है। अगर आप न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी पिछले 4 साल से लगातार है न्यू दिल्ली। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव ऑब्वियसली। उसके कारण मतलब जो प्रॉब्लम्स है वहां पे और ज्यादा खराब हो रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है दैट इज सो बैड कि विंटर्स के टाइम में इसका जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है दैट गोज ऑलमोस्ट बियॉन्ड 400। ये 100 से अंदर होना चाहिए और ये 400 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। सो दीज आर द टॉप 5 पॉल्यूटेड नेशन, जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश है, ठीक है, देन पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चाड है एंड 5th नंबर पे इंडिया है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझना है, किसी भी कंट्री ने डब्ल्यूएचओ का जो भी एयर क्वालिटी का जो गाइडलाइन था ना उसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। जहां पर इसकी वैल्यू को 5 मतलब माइक्रोग्राम्स तक लेकर आना था उस चीज को किसी ने भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। यहां तक कि अगर आप ये भी समझेंगे कि ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा शहर तो ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनका डब्ल्यूएचओ नॉर्म से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा उनकी एयर खराब है। पॉइंट इस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब है। हमारा ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। हमारा क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमारा ऑलरेडी प्रॉब्लम खराब है, एयर पॉल्यूशन जो है हमारा ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पॉइंट इज कि अर्थ जो है धीरे धीरे अपने बैड फेज की तरफ जा रहा है। अगर हमें इसको बचाना है तो हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो हमें जल्दी से जल्दी लेने होंगे और उसके अंदर एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स जो कि हमें जल्दी जल्दी लेना होगा। तो जस्ट सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये 2011 के अंदर हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, मतलब मैं आपको आंसर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बस जस्ट ट्राई टू यूज दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बाई पॉजिंग द वीडियो। ऑलराइट, क्वेश्चन इज कि कंसीडर द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर 3 गैसेस लिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, oxides of nitrogen and third is oxides of sulfur. The question is which of the above is or are the emission or emissions from the coal combustion at the thermal power plants. क्वेश्चन ये है कि जब भी थर्मल पावर प्लांट्स होता है जहां पर कोल को कंबस्ट किया जाता है, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, उसके अंदर से कौन कौन से गैसेस एमिट होती हैं। तो ऑप्शंस आर CO2, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ऑलराइट, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो CO2 तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, राइट। 1 तो होगा ही होगा। तो 1 अगर होगा तो इसका मतलब क्या है,
दिस एंड दिस, ये तीनों हो सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट गया। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास एक तरफ है नाइट्रोजन, एक तरफ है सल्फर। नो, आप जानते हैं कि राइट नाउ सबसे ज्यादा खराब क्या होता है? अच्छा ये बताइए, हम अपने पेट्रोल और डीजल से कौन सा ऐसा मतलब ऐसा गैस है जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं लगातार? दैट इज सल्फर। ठीक है, सल्फर को हम लगातार बाहर निकालना चाहते हैं, सल्फर को हम अपने हमारे जो भी पेट्रोल डीजल है उसके अंदर रखना नहीं चाहते हैं। क्यों? बिकॉज वो सबसे खराब एयर पॉल्यूटेंट है। इसका मतलब है 3 नहीं हो सकता। ठीक है, एंड 3 मतलब 3 जो है अच्छा क्वालिटी ऑफ एयर नहीं हो सकता। इसका मतलब सल्फर डेफिनेटली खराब है। इसका मतलब है जब भी कोल से कंबशन होगा तो सल्फर डेफिनेटली यहाँ पर निकलेगा। नो 3 देखिए, इसमें है, इसमें, इसका मतलब इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन जो बचते हैं दैट इज 1 and 3 एंड 1 to 3, मतलब 1 और 3 तो पक्का है। सारे के सारे क्वेश्चन 2 के आसपास आगे फंसता है। नाउ सोचिए, क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड से यहां पर किसी टाइप के प्रॉब्लम होते हैं? नाउ अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब एनवायरमेंट का फोर आपने देखा होगा तो आपने NO2 NO3 के बारे में सुना होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन सब के बारे में सुना होगा। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट जो एमिटर्स होते हैं जो हमारे जो एयर पॉल्यूशन को कॉज कर सकते हैं। सो अगर नाइट्रोजन यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है तो डेफिनेटली कोल से भी जो कोल को अगर हम कंबशन करेंगे तो उससे नाइट्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। एंड दैट इज व्हाई सिंपल आंसर इज 1 to 3, तीनों इसके सही है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आपने, आई होप अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपने इसको सही किया होगा। नहीं तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2011 और ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं, तो जस्ट रिमेंबर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दीज आर काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसे आपको ट्राई करना है। ऑलराइट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो आप ट्राई कर सकते हैं। 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वंस अगेन ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। द क्वेश्चन इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दैट हैज बीन रेडी, मतलब दैट हैज बीन रिलीज बाय हुम? कौन इसको रिलीज करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2016 के अंदर सबसे पहली बार निकाला गया था। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन केम टू, मतलब वहां पर ठीक क्वेश्चन आया था। इसलिए जब अभी जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर रिपोर्ट आया है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर शो किया है, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द ऑप्शंस आर कि SRO किसने निकाला है? ऑप्शंस आर यूरोपियन सेंट्रल बैंक, IMF, थर्ड इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में OECD बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको चारों में से कौन सा इसका आंसर हो सकता है? वंस अगेन ट्राई टू पॉज द वीडियो और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, देखिए इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF जो होता है वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को निकालता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप हमें कुछ रिपोर्ट्स पता है, अगर हमें कुछ बेसिक चीजें पता है तो ऑटोमेटिकली हम इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में। नाउ अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर एक स्पेसशिप टाइप है जहां पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं एंड दिस इज द अर्थ। तो अगर ये अर्थ है इसका मतलब क्या है? दिस शुड बी मून, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट दिस शुड बी मून। जस्ट रिमेंबर आर्टेमिस मिशन जो मिशन है दैट इज अर्थ फॉर द मून, यानी कि एक टाइप का लूनर मिशन है जिसको यहाँ पर जो नासा है, नासा ने इसको लॉन्च करने का प्लान किया है। ऑलराइट, तो नासा जो है उसने ये प्लान किया है कि आर्टेमिस 1 को रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया है फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा USA के अंदर प्रेजेंट है, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन कम्स कि आर्टेमिस मिशन है किस चीज के लिए? तो जैसे मैंने आपको बताया आर्टेमिस जो मिशन है वो एक टाइप का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। लूनर का मतलब क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू मून। ऑलराइट, सो मून से रिलेटेड है और ये नेक्स्ट जनरेशन मिशन है। अगर आपको पता होगा तो 1960 से लेकर के ऑलमोस्ट 1975 तक 15 साल तक USA और रशिया दोनों ने ही अपने अपने बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड्स थे, बहुत सारे ऐसे मिशन वगैरह थे जो उन्होंने मून पे भेजे थे। बट उसके बाद अचानक से मून का मिशन बंद हो गया था। नो वन नोज व्हाई, बट द क्वेश्चन इज कि देखिए क्या वो दोबारा स्टार्ट होगा? यस, जो अभी आर्टेमिस मिशन जो स्टार्ट किया गया है इसी मिशन को फिर से एक बार लॉन्च किया गया है। अब देखिए इससे पहले जो 1960s के आसपास में जो आपने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, राइट, आपने बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का नाम सुना होगा जो कि मून के ऊपर गए थे। नाउ दे हैड वेंट फ्रॉम अपोलो 11। अपोलो 11 नाम का एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट था जो कि 1964 में वहां पर गया था, ऊपर गया था, और उसी में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, मतलब जो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि मून के ऊपर जिन्होंने अपने पैर रखे थे। ऑलराइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उस टाइम जो अपोलो मिशन लॉन्च किया गया था उसके बाद अभी जो नेक्स्ट मिशन लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया आर्टेमिस मिशन। नो व्हाई आर्टेमिस मिशन? देखिए अगर आप बेसिकली मतलब अगर आप एक माइथोलॉजिकल स्टोरी देखेंगे जो कि यूएस के आसपास में बहुत फेमस है, जहां पर अपोलो जो है, अपोलो को बेसिकली एक टाइप का मून का गॉडेस माना जाता है। मतलब अपोलो जो है मून की एक टाइप की देवी मानी जाती है और अपोलो की जो ट्विन सिस्टर है उनका नाम था आर्टेमिस। दैट इज व्हाई अपोलो को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, साथ में आर्टेमिस को लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज आर्टेमिस इज कंसिडर्ड टू बी द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। सो जस्ट रिमेंबर कि आर्टेमिस को यहां पर गॉडेस ऑफ द मून बोला जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई आर्टेमिस का मतलब इस मिशन का नाम यहां पर आर्टेमिस रखा गया है। ऑलराइट, अब देखिए आर्टेमिस मिशन जो है इसमें सिर्फ एक मिशन नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल मिशन होने वाले हैं, जिसके अंदर पहला मिशन रिसेंट लॉन्च किया गया है, आर्टेमिस 1 को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, बट अगले कुछ मिशन जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। फाइनल हमारा एम ये है, जो यूएसए है, जो नासा है, उसका मेन फाइनल एम ये है कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को पूरी तरीके से पॉसिबल बनाना है फॉर मून एंड द मार्स। मून और मार्स दोनों के लिए इस चीज को पॉसिबल बनाना है एंड दैट इज व्हाई इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए एम ये है कि 2024 तक हमें ह्यूमंस को यहां पर लैंड कराना है मून के ऊपर, और तब तक एटलीस्ट एक वुमेन्स को, मतलब एक वुमेन को एटलीस्ट वहां पर पहुंचाना है। हाँ, आप जानते होंगे कि एटलीस्ट अभी तक एक भी वुमेन जो है मून के ऊपर नहीं गई है, तो फर्स्ट वुमेन को यहां पर 2024 के अंदर यहां पर पहुंचाने के लिए प्लान किया गया।
इसके अलावा नासा ने यह भी बोला है कि आर्टेमिस के ऊपर एक बेस कैंप बनाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस कैंप? देखिए, अगर ये मून का सरफेस है तो मून के ऊपर एक टाइप का बेस कैंप बनाया जाएगा, जहीं मतलब वहीं पर देखिए कोई पर्सन नहीं रहेगा वहां पर, बट कुछ रोबोट्स वगैरह वहां पर रह सकते हैं, कुछ रोबोट्स रह सकते हैं और साथ में कुछ मशीन्स वगैरह रह सकती हैं जो कि लगातार मून के जो सरफेस है उसका लगातार स्टडी करेगी और उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगा उसको अर्थ के ऊपर सेंड करेगी। सेकंड चीज, एक तो आपने देख लिया एक टाइप का बेस कैंप होगा जो कि मून के सरफेस के ऊपर होगा, और सेकंड एक टाइप का गेटवे होगा। तो आपको याद होगा लूनर गेटवे के बारे में हमने एक बार पहले भी बात की हुई है। गेटवे को एक टाइप का लूनर आउटपोस्ट बोलते हैं। आउटपोस्ट क्या होता है? देखिए, आउटपोस्ट का मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। आउटपोस्ट का सीधा सा मतलब है, जैसे सपोज आपका एक घर है, अगर आपने इस घर के आसपास में एक छोटा सा एक दूसरा सा मतलब एक ऐसा प्लेस बनाया हुआ है जहां पर आप इस घर के अलावा यहां पर भी रह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? जैसे सपोज आपका ये मेन होम है, तो होम 1, इसी होम 1 के पास में आपने एक सिंगल सा एक रूम का आपने एक छोटा सा प्लेस बनाया हुआ है जिसको आप S2 बोल सकते हैं, जहां पर आप रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। नो दैट थिंग इज कॉल्ड एज आउटपोस्ट। सिमिलरली देखिए, मून के ऊपर तो हमारा बेस कैंप रहेगा ही, बट मून के आसपास में एक टाइप का लूनर आउटपोस्ट रहेगा। लेट मी शो यू लूनर आउटपोस्ट। ऑलराइट, इसी को देखिए ये हमारा मून है, दिस इज द अर्थ, ठीक है? इस तरीके से इमेज लिया गया है कि ये मून को मतलब मून के पास शो कर रहा है। अब मून के आसपास में इस तरीके का एक मतलब चीज को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आर्टेमिस का लूनर गेटवे, ठीक है? जस्ट रिमेंबर द नेम। लूनर गेटवे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कौन लॉन्च कर रहा है? आर्टेमिस मिशन के अंदर लॉन्च किया जाएगा और नासा इसको लॉन्च कर रहा है, जिसका प्लान ये है कि मून के आसपास में घूमेगा। देखिए, दिस इज जस्ट सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है? तो अर्थ के आसपास में क्या होता है? मून घूमता है, ठीक है? जस्ट सपोज दिस इज मून, तो अर्थ के आसपास हमें पता है मून घूमता है। नाउ सिमिलरली प्लान ये है कि जो मून है ना, मून के आसपास में भी एक और दूसरा एक मिनट मून के आसपास में दूसरी एक बॉडी घूमनी चाहिए, ठीक है? लगातार, एंड दैट थिंग जो है ना, ये जो मून के आसपास में घूमेगी, दैट विल बी आर्टेमिस का जो ये लूनर गेटवे है, ठीक है? आई होप समझ गए। सो अर्थ के आसपास में मून घूमता है, ठीक है? और मून के आसपास में अब क्या होगा? लूनर गेटवे घूमेगा, और क्या होगा? ये अर्थ का एक टाइप का परमानेंट रिसर्च स्टेशन होगा जो कि मून के आसपास में लगातार घूमेगा। राइट नाउ अगर आप जानते हैं तो अर्थ के आसपास में हमारा कौन सा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है? दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि यूएसए, नासा और 5 डिफरेंट बॉडीज का है, ठीक है? सिमिलरली मून के आसपास में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, उसी का नाम यहाँ पर लूनर गेटवे रखा गया है, जो कि आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर ही इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब देखिए, जो भी आर्टेमिस प्रोग्राम होगा उसके अंदर ऑब्वियसली बेस कैंप के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया रोबोट्स रहेंगे, बट यहां पर जो लूनर आउटपोस्ट है वहां पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी रह सकते हैं। और इसका मेन एम ये बेसिकली ये है कि मून के आसपास हमेशा रहेगा ना बेस कैंप, तो इस बेस कैंप को यूज करके मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कल को एस्ट्रोनॉट्स वगैरह चाहे तो जस्ट सपोज कि अर्थ है, अर्थ से मान लीजिए कोई मार्स जा रहा है, ठीक है? मार्स जा रहा है तो, और जस्ट सपोज कि ये मून है, ठीक है? तो मान लीजिए कि किसी एस्ट्रोनॉट को जाना है, तो नासा इस तरीके से प्लान कर सकती है कि अर्थ से इंसान एक डायरेक्टली मून के आसपास में जो ये लूनर गेटवे है वहां तक जाए, और लूनर गेटवे से फिर सेकंड वो मतलब मार्स के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करे। तो ये समझ सकते हैं आप, ये आपका एक बेसिकली आउटपोस्ट की तरह काम कर सकता है, जहां पर जाकर आप स्टे कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्टे कर सकते हैं, किसी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, माइक्रो ग्रेविटी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने आप वो सब कर सकते हैं। इन सब जो करने के लिए एक प्लेस बनाया गया, दैट थिंग इज कॉल्ड एज लूनर गेटवे। Alright. The next question that comes to mind is कि और कौन-कौन सी स्पेस एजेंसी जो कि इस आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व है? तो फर्स्ट थिंग्स कैनेडियन स्पेस एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सेकंड चीज यूरोप की स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, और थर्ड चीज जापान की स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है। रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी और इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज द 3। और फोर्थ अगर आप देखेंगे तो नासा यानी कि यूएसए, ये 4 से इन्वॉल्व है। अब कनाडा ने क्या दिया है वो सब कोई नहीं पूछेगा आपको। देखिए, टेक्निकली कनाडा ने कुछ रोबोटिक्स वगैरह दिया है, और स्पेशली जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो ऐसे टाइप के हैबिटेट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। जस्ट रिमेंबर द नेम्स, कौन-कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज नासा, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड फोर्थ इज जापान, ठीक है? ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, और सबके सब साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर मिशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। यहां हम बात करने वाले आर्टेमिस जो 1 जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये एक टाइप का एक्सप्लोरेशन मिशन है, मतलब एक्सप्लोर करेगा जाकर जो मून की सरफेस वगैरह उसको मतलब एक्सप्लोर करेगा, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला जो स्पेस क्राफ्ट है जिस चीज के ऊपर इसको लॉन्च किया गया उसका नाम है ओरियन, ठीक है? जिस स्पेस क्राफ्ट के ऊपर इस आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया गया उसका नाम है ओरियन स्पेस क्राफ्ट। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये स्पेस के अंदर ही रहने वाला है। ये स्पेस जो स्टेशन हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे डॉक नहीं करेगा, उसके साथ जाकर मर्ज नहीं होगा, बस ये स्पेस में ही रहेगा, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, सेकंड चीज, जिस अब देखिए ये तो हो गया हमारा स्पेस क्राफ्ट। जिस रॉकेट की हेल्प से हमने इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम माना जाता है कि राइट नाउ वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो कि ऑलमोस्ट 2,80,000 माइल्स फ्रॉम द अर्थ की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और ऊपर रह सकता है, और ऑलमोस्ट 6 हफ्ते तक हमारे किसी मिशन को सस्टेन कर सकता है। दिस इज द काइंड ऑफ रॉकेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? ओरियन। रॉकेट का नाम क्या है? जिस रॉकेट के यूज पे ये स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा दैट विल बी स्पेस लॉन्च सिस्टम। और इसके अलावा कहां से इनको लॉन्च किया जाएगा? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। ऑलराइट, आई होप आपको ये दोनों चीजों के अंदर कंफ्यूजन ना हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जस्ट सपोज दिस इज काइंड ऑफ अ रॉकेट, ठीक है? मान लीजिए कि रॉकेट है जिसको कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाना है, तो आपने देखा जो प्लेस है उसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर। नाउ
देखिए अगर आप ओरियन स्पेसक्राफ्ट की बात करेंगे तो स्पेसक्राफ्ट हमेशा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर होता है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पर डॉक किया जाता है और उसके बाद दिस इज द काइंड ऑफ रॉकेट जिसके आसपास में बूस्टर्स वगैरह होते हैं। बूस्टर की हेल्प से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, रॉकेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो अलग होकर जहां पर भी उसका मेन मतलब एम होता है वहां तक जाता है, जो कि यहाँ पर मून है, तो मून पे जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, स्पेसक्राफ्ट जो होता है रॉकेट के अंदर होता है, तो रॉकेट जो है स्पेसक्राफ्ट को ऊपर लेके जाता है, बट स्पेसक्राफ्ट खुद से एक्चुअली स्टार्टिंग में मूव नहीं करता है। नाउ जो कि रिसेंटली आर्टेमिस 1 जो लॉन्च किया गया है वो अनक्रूड है, मतलब इसके अंदर कोई भी पर्सन को नहीं सेंड किया गया है। अभी एक टाइप का सिंपली एक टाइप का टेस्टिंग मिशन चल रहा है जो कि ये प्लान करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो लोग क्या करेंगे, मतलब मॉड्यूल को एंट्री करने में हेल्प करेंगे, डिसेंट करने में, स्प्लैश डाउन मतलब नीचे लाने में हेल्प करेंगे और किस तरीके से रिकवरी वगैरह करने में। सो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, किस तरीके से इस मिशन को ऊपर भेजना है और किस तरीके से वापस लाना है, इन सब चीजों को टेस्ट किया जा रहा है। उसी चीज के लिए आर्टेमिस 1 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नाउ ओरियन स्पेसक्राफ्ट और एसएलएस यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, जो कि हमारा रॉकेट है, इन दोनों को यहाँ पर आर्टेमिस 1 के साथ यहाँ पर हमेशा लिंक करना है आपको, और इन दोनों को अभी राइट नाउ कनाडा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएस के अंदर रखा गया है और वहीं से इसको लॉन्च किया जा रहा है। नाउ ये मिशन एंड कब होगा आर्टेमिस 1? आर्टेमिस 1 उस दिन एंड होगा जिस दिन ये जो हमारा जो अभी रिसेंटली आर्टेमिस 1 जो ऊपर गया है ना, जब वो सेफली बिल्कुल नीचे आ जाएगा, दैट डे दिस मिशन मतलब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और जिस दिन ये सेफ हो गया उस दिन क्या होगा, आर्टेमिस 2 का फिर प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये बेसिक चीज है। नाउ कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स के अंदर आए हुए थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, वंस अगेन ट्राई टू मतलब अंडरस्टैंड दिस, और आपको देखिए इससे आपको बेसिकली आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी पूछ रहा है और किस तरीके से आपको मतलब रेडी रहना है जो भी करंट अफेयर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है जो अगर आपको ट्राई करना है। The question is which of the following pairs are correctly matched? 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। द स्पेसक्राफ्ट और पर्पस का क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिस तरीके से भी आर्टेमिस है उसका आपसे पर्पस पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन दैट केम इन 2014 वाज फर्स्ट वाज कैसिनी ह्यूगन्स, क्या ये वीनस और के आसपास जाता है और ये अर्थ के आसपास डेटा मतलब उसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज मैसेंजर एयरक्राफ्ट, क्या ये मरकरी के आसपास जाता है और वॉयेजर जो है क्या ये आउटर सोलर सिस्टम में जाते हैं। अगेन ये आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपको उसको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आई होप आपने इसी को ट्राई किया होगा। ऑलराइट, देखिए अगर आप देखेंगे अगर आपको ये चीज मालूम होगा तो जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट है हमारा वॉयेजर, देखिए वॉयेजर जो है हमारा आउटर स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने गया हुआ है। तो एक्सोप्लैनेट्स का मतलब होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स हैं उनको ढूंढने गया हुआ है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज मतलब दैट्स व्हाई जो देखिए हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढना है। इसका मतलब क्या है, 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, मतलब 1 हमारे यहाँ से बाहर हो गया। सेकंड चीज, अगर आपको मैसेंजर के बारे में पता होगा, मैसेंजर हमारा मरकरी के लिए ही गया है। देखिए इसके लिए बहुत ही बेसिक मतलब लेवल का नॉलेज चाहिए, इसके लिए बहुत आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट किस मतलब प्लैनेट के ऊपर गया है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैसेंजर यहाँ पर मरकरी के ऊपर ही गया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि 2 भी यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो इसको बैठा दीजिए, यानी कि इसमें और इसमें सही है। तो 2 एंड 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, हमें सिर्फ 1 को चेक करना है यहाँ पर, राइट। 1 को देखते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड इट हैज वेंट टू सैटर्न नॉट टू वीनस, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स रॉन्ग। फर्स्ट यहाँ पर जैसे गलत होता है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, वैसे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गया और बी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। 2 एंड 3 इसका आंसर है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर है 2 एंड 3। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ढूंढना क्या है, करेक्ट आंसर या फिर मतलब इनकरेक्ट आंसर, उसके थ्रू आप यहाँ पर सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, यू कैन ट्राई दिस आल्सो। आपको याद होगा भुवन के बारे में हमने 2 दिन पहले बात की थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए मतलब आते रहते हैं, कोई भी अगर न्यू टर्म न्यूज में आता है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ मिनी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड इज द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इंपैक्ट प्रूफ फॉर चंद्रयान 2। नेक्स्ट इज अ जियो पोर्टल फॉर इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। एंड द फोर्थ इज स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय इंडिया। ये आपका क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, देखिए इसका आंसर है यहाँ पर सी। सिंपल, आपको याद होगा भुवन, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था जीपीएस जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएसए का है, तो जिस तरीके से आप जीपीएस यूज करते हैं फोन में, सिमिलरली आप भुवन पोर्टल के थ्रू, मतलब भुवन जो पोर्टल है उसके थ्रू आप अपने खुद के फोन के अंदर, आपको याद होगा हम इस चीज को मतलब अपने खुद के अर्थ के मतलब जो हमारा इंडिया है उसके आसपास का जो भी 3D इमेजिंग है उसको हम देख सकते हैं। उसी चीज के लिए भुवन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगेन इसके लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज चाहिए, अगर आपने हल्का सा भी करंट अफेयर को रेडी करोगे तो आपको भुवन के बारे में डेफिनेटली पता होगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर हमारे थर्ड टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं शहीद दिवस के बारे में। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शहीद दिवस मनाया कब जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of March एवरी सिंगल ईयर। नाउ इट इज कॉल्ड एज मार्टर्स डे या फिर इसे सर्वोदय दिवस कहते हैं, सर्वोदय दिवस, ठीक है। नाउ देखिए एक और दिन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्टर्स डे। नाउ मार्टर्स डे एक शहीदी दिवस होता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of January। नाउ ये शहीद दिवस जो है भगत सिंह की डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, पर जो शहीदी दिवस यानी कि जो मार्टर्स डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन मतलब दैट इज एक्चुअली मतलब उस दिन उसको मनाया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1948, 30th of January। दैट वाज द डे जिस दिन नाथुराम गोडसे ने इनकी मतलब हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन मार्टर्स डे और जो शहीदी दिवस है, शहीदी दिवस और शहीदी दिवस में बीच में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। शहीद दिवस जो है वो भगत सिंह के लिए, शहीदी दिवस जो है वो महात्मा
महात्मा गांधी के लिए। ऑलराइट, सो शहीद दिवस के बारे में बात करते हैं। 1931 वाज द डे, 23rd ऑफ मार्च 1931, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। एंड दैट इज वाई हम आज के दिन को एक श्रद्धांजलि के लिए एक मतलब जो कल का दिन था उसको हम बेसिकली डेडिकेट करते हैं फॉर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। ना उनको एक टाइप का हैंगिंग का जो मतलब पनिशमेंट जो दिया गया था, जो मतलब उनको हैंग किया गया था, दैट वाज बिकॉज उन्होंने 1928 में जॉन सॉन्डर्स का यहाँ पर मर्डर कर दिया था। नाउ जॉन सॉन्डर्स कौन थे? जॉन सॉन्डर्स वाज अ पर्सन, देखिए एक्चुअली मतलब जो भगत सिंह, यहाँ भगत सिंह की बात कर रहे हैं, नॉट सुखदेव एंड राजगुरु। सुखदेव एंड राजगुरु को इसके कारण फांसी नहीं दी गई थी। ऑलराइट, जो भगत सिंह था उनको जो मतलब जो फांसी दी गई थी दैट वाज बिकॉज उन्होंने जॉन सॉन्डर्स का मर्डर किया था। बट द पॉइंट वाज भगत सिंह यहाँ पर जॉन सॉन्डर्स का मर्डर करने गए ही नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या था, वो मर्डर करने गए थे जेम्स स्कॉट का। नाउ जेम्स स्कॉट वाज द पर्सन जिन्होंने लाला लाजपत जो राय थे ना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था और उनके कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह गए थे जेम्स स्कॉट को मारने, बट गलती से यहाँ पर जॉन सॉन्डर्स मारा गया था और उसके कारण यहाँ पर जो भगत सिंह थे उनको यहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी। ऑलराइट, देखिए भगत सिंह ने क्या हुआ था, उससे पहले पब्लिकली अनाउंस किया था कि जिस पर्सन ने भी लाला लाजपत राय का मतलब डेथ का जो मतलब कॉज किया है और जो स्पेशली जेम्स स्कॉट था, उसको यहाँ पर वो मतलब मार डालेंगे, ठीक है, उसको अवेंज लेंगे, मतलब इसी चीज के लिए उन्होंने वो अनाउंस किया था। और जैसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वहां पर उसकी डेथ होती है, सॉन्डर्स की जो डेथ होती है, उसका सारे का सारे इल्जाम भगत सिंह के ऊपर आता है, उसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उनको फांसी देती है। ऑलराइट, देखिए होता क्या है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों साथ में मिलकर 1929 के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी दिल्ली के अंदर, वहां पर आते हैं और 2 बॉम्ब्स मतलब ब्लास्ट करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है वो बॉम्ब के कारण, वो बॉम्ब बिल्कुल भी मतलब फेटल नहीं था, मतलब किसी पर्सन की वहां पर मौत नहीं हुई थी, किसी को चोट नहीं लगी थी। दैट वाज जस्ट टू अलर्ट और मतलब अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उस पर्टिकुलर बॉम्ब को ब्लास्ट किया गया था। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर जो दत्त थे उन दोनों ने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया था विद अ स्लोगन जो उन्होंने यूज किया था, इनकलाब जिंदाबाद। नाउ अगर आप एक चीज समझेंगे, जो इनकलाब जिंदाबाद है, इस पर्टिकुलर स्लोगन को लगातार भगत सिंह के साथ यहां पर रिलेट किया जाता है। बट व्हाट यूपीएससी विल प्ले विद दिस इज, यूपीएससी से एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इनकलाब जिंदाबाद जो स्टेटमेंट है, क्या ये जो स्लोगन है भगत सिंह ने दिया था? द आंसर इज नो, भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मौलाना हसरत मोहानी। बट मौलाना हसरत मोहानी का दिया हुआ स्टेटमेंट फेमस तब हुआ था जब इनकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। नाउ इट इज सेड दैट जब भगत सिंह जेल से कोर्ट तक आते थे, एवरी सिंगल डे देयर वर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो कि लगातार इनकलाब जिंदाबाद का जो नारे थे वो लगाते थे। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इनकलाब जिंदाबाद लगातार यहाँ पर फेमस होना स्टार्ट हो गया। नाउ इट इज सेड कि जब तक भगत सिंह जिंदा थे तब तक उन्होंने काउंटलेस यूथ, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूथ को लगातार इंस्पायर किया। एंड इवन आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद भी ही सेट एन एग्जांपल। उन्होंने एक्चुअली एक ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया जिस एग्जांपल के थ्रू लोगों ने अपने एक तरीके का जीना सीखा ना। उन्होंने अपने लिए खुद से एक टाइप का इंडिपेंडेंस का पाथ मतलब उन्होंने खुद से बनाया था, ठीक है। उन्होंने इंडिविजुअल हीरोइज्म को एक सबसे ऊपर रखा था। आपको अगर पता होगा रशिया के अंदर एक जैकोबिन क्लब हुआ करता था, राइट? आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सब पढ़ा होगा। जो जैकोबिन क्लब था वहां पर इंडिविजुअल हीरोइज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। उसी चीज को फॉलो करते हुए भगत सिंह ने भी यहाँ पर इंडिविजुअल हीरोइज्म को फोकस करना स्टार्ट किया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट है, जो गलत गवर्नमेंट है, उसके ऊपर अटैक करके हम अपने देश को फिर से आजाद करा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैटिक थिंग्स जो कि भगत सिंह के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भगत सिंह के बारे में देखिए, भगत सिंह इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको हमेशा इनके बारे में रेडी रहना है। ऑलराइट, 1907 वाज द टाइम जब इनका यहाँ पर बर्थ होता है एंड इनका जो बचपन का नाम था दैट वाज भागनवाला, ठीक है। 1907 आपको याद है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सूरत स्प्लिट जो हुआ था इसी टाइम हुआ था। सूरत इज अ प्लेस इन गुजरात जहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कांग्रेस के 2 पार्ट्स थे, दोनों अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए 1907 फेमस है। उसी टाइम इनका यहाँ पर बर्थ होता है और दैट वाज एट अ मतलब प्लेस कॉल्ड एज पंजाब। ऑलराइट, देखिए 1907 से लेकर के ऑलमोस्ट 1923 के आसपास में, मतलब जब वो अराउंड 20 साल के आसपास में थे, उस टाइम जाकर वो कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, जब वो नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो नेशनल कॉलेज लाहौर के बारे में अगर आपको पता होगा तो वो इट वाज एक्चुअली फाउंडेड एंड मैनेज बाय लाला लाजपत राय और साथ में भाई परमानंद नाम के एक पर्सन थे, दोनों साथ में मिलकर इसको मैनेज किया करते थे। ऑलराइट, देखिए समझिए, जब यहां पर भगत सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, पॉलिटिक्स इन द सेंस की एक्टिव रेवोल्यूशन के अंदर जब वो आते हैं, तो उस टाइम एक्चुअली एक ऐसा फेज चल रहा था जब 2 फेज के बीच में थे इंडिया एक्सट्रीमिज्म और गांधीज्म के बीच में चल रही थी, ठीक है। आपको याद होगा एक्सट्रीमिज्म 1907 से स्टार्ट होता है, जिस टाइम सूरत स्प्लिट होता है, उसके बाद एक्चुअली मॉडरेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है और एक्सट्रीमिस्ट की वैल्यू मतलब इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। साथ ही साथ गांधी फेज 1915 के आसपास में स्टार्ट होता है। 1907 से लेकर 1915 के बीच में भगत सिंह एक्चुअली काफी चीजें सीख रहे थे, काफी चीजें देख रहे थे। देन देयर वाज अ टाइम ऑफ 1919 1919 में आपको पता होगा क्या हुआ था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड। जालियांवाला बाग इंसिडेंट इट इज सेड कि ये इसने एक बहुत बड़ा गहरा छाप जो था भगत सिंह के ऊपर छोड़ दिया था। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस 1919 इंसिडेंट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट के कारण ही भगत सिंह डिसाइडेड टू जंप इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, जो कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का जो पार्ट था उसके अंदर जंप करने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड एक्चुअली ही डिसाइडेड टू सेटल थिंग्स इन हिज ओन वे, एंड दैट इज व्हाई उन्होंने अलग अलग चीजों को स्टार्ट करना।
1923 के अंदर उन्होंने एक नेशनल कॉलेज लाहौर को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए अगर आप नेशनल कॉलेज के बारे में जानते होंगे तो उससे पहले बहुत सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थे जिसके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ा करते थे, बट उससे उनको स्वदेशी की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलती थी, इंडिया स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो स्वदेशी कॉलेज एंड जो स्कूल्स था वो बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट ने स्टार्ट किया, उसमें से एक थे लाजपत राय जिन्होंने ये नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर स्टार्ट किया था और इसी चीज के अंदर यहाँ पर जो भगत सिंह था उन्होंने अपने आप को एनरोल कराया था, उसके अंदर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑलराइट, 1924 वाज द टाइम जब वो कानपुर जाते हैं भगत सिंह और वहां पर वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसके मेंबर बनते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, बिकॉज दैट वाज फाउंडेड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज सचिंद्र नाथ सन्याल, बट इट वाज एक्चुअली मैनेज बाय चंद्रशेखर आजाद। तो अगर आपने चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको थोड़ा सा ही पता होगा तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए है उसके जो मेन लीडर हुआ करते थे दैट वाज आजाद सर, ठीक है। जो आजाद थे वो इसके मेन लीडर थे और वही इसको मैनेज किया करते थे, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, आपसे स्टेटमेंट ये पूछा जाएगा कि हु वाज द मेन मतलब पर्सन जो कि मैनेज करता था, दैट वाज चंद्रशेखर आजाद, बट इसके फाउंडर आजाद नहीं थे, इसके फाउंडर थे सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब एचआरए के अंदर भगत सिंह आते हैं तो भगत सिंह को यहां पर एक नई चीज सीखने को मिलती है, दैट वाज कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, बॉम्ब को किस तरीके से बनाते हैं ये बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। एंड देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा माने जाते हैं कि बंगाल के थे एंड ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपर्ट इन बॉम्ब मेकिंग, एंड उन्हीं से उन्होंने भगत सिंह ने एक्चुअली बॉम्ब बनाना सीखा। और यहाँ तक भगवती जो चरण वोहरा थे उन्होंने एक किताब लिखी थी फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, इसके अलावा उन्होंने 2 किताब और लिखी थी, मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान सभा। नौजवान सभा के बारे में हम 2 मिनट में बात करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर कि भगवती चरण वोहरा ने मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान सभा लिखी थी और बाद में मैनिफेस्टो ऑफ एचएसआरए। नाउ देखिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एचआरए, वी आर टॉकिंग अबाउट एचएसआरए। इसका भी जो बुक लिखी थी दैट वाज आल्सो रिटन बाय भगवती चरण वोहरा ओनली। तो इसके बारे में हम दोनों चीजों के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए भगत सिंह का मानना यह था कि ना ही मॉडरेट से, ना ही एक्सट्रीमिज्म से, ना ही गांधीज्म से, बट अगर हमारे देश को मतलब आजादी मिल सकती है दैट कैन बी ओनली थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। मतलब इंडिविजुअल हीरोइज्म की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बाहर निकलना होगा और जो ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल है गलत के लिए उनको वहां पर उसकी पनिशमेंट देनी होगी। उसके लिए 1925 में क्या होता है, भगत सिंह लाहौर वापस आते हैं। देखिए अभी कहां पर थे वो, आपको याद होगा 1923 के अंदर जब उन्होंने एचआरए ज्वाइन किया था तो ही वाज इन कानपुर, ठीक है। तो कानपुर से लाहौर वापस आते हैं। लाहौर आप जानते हैं लाहौर उनका बर्थ प्लेस टाइप था, ठीक है। वहां पर आते हैं, वहां पर एक प्लेस वो मतलब एक न्यू मतलब बॉडी बनाते हैं दैट वाज कॉल्ड एज नौजवान भारत सभा। देखिए जैसे मैंने आपको पीछे बताया भगत सिंह जो थे वो मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीज्म तीनों से ही मतलब 100% सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये मानना था कि मॉडरेट से भी पूरी तरीके से हमें आजादी नहीं मिल सकती है, एक्सट्रीमिज्म से नहीं मिल सकती है और गांधीज्म से तो मतलब भी नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने नौजवान यानी कि जो जितने भी यूथ ऑफ द कंट्री थी उन सब का एक टाइप का भारत सभा बनाया। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उन्होंने बोला कि अब हम सिर्फ चुपचाप बैठ के कुछ नहीं करेंगे, वी विल अटैक। इस तरीके से 1925 में भगत सिंह ने चीज स्टार्ट की। 1926 में भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश नाम के एक पर्सन के साथ मिलकर एक टाइप का वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी लॉन्च करते हैं। और उसके थ्री जो सोहन सिंह जोश थे उन्होंने एक टाइप का मंथली मैगजीन स्टार्ट किया दैट वाज कॉल्ड एज कीर्ति, जो कि पंजाबी के अंदर ये मैगजीन स्टार्ट किया गया था। बाद में भगत सिंह ने इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो समझिए ये मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगत सिंह की लाइफ से, बिकॉज 1927 में फॉर द फर्स्ट टाइम भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है। दैट वाज बिकॉज ऑफ काकोरी केस। अगर आपको काकोरी केस के बारे में पता होगा तो क्या हुआ था, काकोरी में एक बेसिकली ट्रेन था जो कि गवर्नमेंट ट्रेन जा रही थी, उसको लूट लिया गया था बाई सम पर्संस, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब वो लोग हुआ करते थे जिन्होंने इस चीज को लूट लिया था। उसके कारण जितना भी गवर्नमेंट ट्रेजरी था उस सबको लूट करके अपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर लगाया था, मतलब पैसों के लिए बेसिकली चीज को किया गया था। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। हुआ क्या था, काकोरी केस में के मतलब सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे थे। तो भगत सिंह ने भी एक स्यूडोनेम यानी कि एक फॉल्स नेम जिसका मतलब अपना नाम रखा था विद्रोही, विद्रोही के नाम के तले मतलब उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था। उसी आर्टिकल के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब एट द प्रिटेक्स्ट की उन्होंने शायद ये आर्टिकल लिखा है, इसलिए उनको यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम 1927 के अंदर उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जब 1927 के अंदर उनको अरेस्ट किया गया ना, उनको यहाँ पर इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि आपने बॉम्ब एक्सप्लोजन किया है एट लाहौर ड्यूरिंग द जो दशहरा चल रहा था उस टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड करने का भी इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बट दैट वाज रॉन्ग। ये चीज बिल्कुल सही नहीं थी। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1928। 1928 आते आते उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है और तब आकर वो सबसे पहला काम है क्या करते हैं, कानपुर के अंदर वो आते हैं एंड जो प्लेस एचआरए नाम मतलब बोली जाती थी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोली जाती थी, उसका नाम उन्होंने चेंज करके सोशलिस्ट वर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया। मतलब नाउ द नेम वाज एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड दैट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1930 के आसपास में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर ब्रिटिशर्स गोली मार देते हैं, मतलब ही वाज शॉट, एंड इसके कारण एचएसआरए जो था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। बिकॉज आपको याद होगा पीछे कि जो एचएसआरए था उसके पूरे जो मेन लीडर थे दैट वाज चंद्रशेखर आजाद हिमसेल्फ, तो उनको जब मार दिया गया तो इसके कारण एचएसआरए जो था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब द क्वेश्चन वाज कि क्या एचएसआरए खत्म हो गया तो उसके कारण क्या जितने भी यूथ वगैरह थे उनका प्लेटफॉर्म खत्म हो गया? नो, उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बिकॉज एचएसआरए वाज नाउ रिप्लेस्ड बाय द भगत सिंह की पार्टी, यानी कि इसका नाम क्या था, नौजवान भारत सभा।
जो नौजवान भारत सभा नाम का जो ग्रुप था जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे यूथ एनरोल थे, वो अब इसके अंदर रिप्लेस करती है पंजाब के अंदर इस चीज को, मतलब वो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना स्टार्ट करती है आर्म रिवेलियंस वगैरह को। इसी नौजवान भारत सभा के थ्रू एक्चुअली वहां पर जेम्स स्कॉट का मर्डर हुआ था, ठीक है, मतलब जेम्स स्कॉट का मर्डर करने गए थे बट सॉन्डर्स का यहाँ पर मतलब मर्डर हो गया था, उसके कारण फिर से उनको जेल हो जाती है, प्रिजन हो जाता है, उसके कारण मतलब अब इस बार जब वो जेल जाते हैं तो वो यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, वो इनमेट्स के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस मांगते हैं, ठीक है। आपने मतलब ये देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट जो जेलर्स वगैरह होते हैं वो मतलब जो ब्रिटिशर्स वगैरह के टाइम में क्या होता था, जितने भी ब्रिटिशर जेलर होते थे वो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मतलब इंडियंस को प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, प्रॉपर रहने का प्लेस नहीं मिलता था, प्रॉपर जो कपड़े वगैरह थे सब नहीं मिलते थे। बट कोई अगर ब्रिटिशर मतलब कोई अगर ब्रिटिश मतलब कैदी है, अगर कोई ब्रिटिश प्रिजनर है तो उसको सारी कुछ मिलते थे। तो भगत सिंह ने यहाँ पर इंडियंस के लिए भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, राइट, दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मतलब इसके कारण क्या हुआ, जब उन्होंने लोगों के लिए करना स्टार्ट किया और स्पेशली जब उन्होंने सोशलिस्ट नाम रखा था, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जहां पर सारी की सारी चीजें लोगों की हो जाती है, ठीक है, मतलब सोशलिज्म की तरफ हम जाते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, जो पब्लिक थी उसकी सिंपैथी मिलनी स्टार्ट हुई इनको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1930 के आसपास में उनको देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज जतिन दास जो कि उनके फ्रेंड हुआ करते थे। 1929 में एक्चुअली 1929 में जतिन दास ने एक्चुअली एक टाइप का मतलब फास्ट स्टारवेशन रखा, मतलब उन्होंने भूख तक हड़ताल रख लिया, ठीक है, एक टाइप का हड़ताल रखा था बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिनको अच्छे कंडीशंस वगैरह नहीं मिला करते थे, मतलब अच्छा खाना पीना नहीं मिला करता था। इस चीज के अगेंस्ट में भगत सिंह और जतिन दास दोनों ने साथ में मिलकर एक टाइप का मतलब हंगर स्ट्राइक रखा था। बट इस पर्टिकुलर हंगर स्ट्राइक को पूरी तरीके से झेल नहीं पाए जो हमारे जतिन दास थे, और उनको सितंबर 1929 के अंदर उनकी डेथ हो गई। बट इसके बाद बावजूद भी जो भगत सिंह थे उन्होंने अपना जो हंगर स्ट्राइक था उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। बट 2 years लेटर यानी कि 1931 में द डेट वाज 23rd of March, जिस दिन भगत सिंह को कन्विक्ट कर दिया गया और उनको हैंग कर दिया गया एट द एज ऑफ जस्ट 23। ही वॉज जस्ट 23 when he was hanged actually। मतलब when मतलब अभी की जो यूथ है राइट, मतलब 23 में वी आर नॉट इवन एक्चुअली रेडी कि हम क्या करें या फिर क्या ना करें। एट दैट पर्टिकुलर एज भगत सिंह हैड एक्चुअली sacrificed his life for the welfare of the nation। मतलब that was the kind of patriotism that this man had, right? Let's give utmost respect to this particular person, all right? And Bhagat Singh not just as a person but हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, so just keep revising all the facts जो कि भगत सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी। ऑलराइट, तो ये थे हमारे चारों ही चीजें। आई होप आपको चारों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। आज से कुछ क्वेश्चन है आप जिससे ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुजलम कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड विद व्हाट एम। Second is, which organization releases the World Air Quality Report? Third is, India is among the top 3 most polluted countries in the world, true or false? Next is, by when does Artemis mission plans to land humans on moon? Next is, India is one of the major partner of NASA on Artemis program, true or false? Next is, Inqilab Zindabad was given by Bhagat Singh, true false? Next is, who was the founder of Hindustan Republican Association? ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे। Alright, तो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। The first question was, Dust Lake military exercise is held between West two nations, that is India and Uzbekistan. Alright, second is, which are the two first line of defense drugs with against TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, that are rifampicin and isoniazid। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट था दैट चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज इज रोटेटेड एनुअली एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए एनुअली वाला पार्ट सही है कि हर साल होता है, चेंज होता रहता है, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ BRICS। तो पहले ब्राजील वाला बनेगा, फिर रशिया वाला, फिर इंडिया वाला, फिर चाइना वाला, फिर साउथ अफ्रीका वाला, इस तरीके से मूव करेगा, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बायोमास पैलेट्स हैज टू बी मिक्स्ड इन कोल पावर प्लांट्स एट द एंड ऑफ 7 years। देखिए आपको याद होगा 5 साल के बाद अराउंड 5% के आसपास में लेके जाना है और 7 साल के बाद 7% के आसपास में। सो 7 साल का क्वेश्चन पूछा गया यानी कि 7% के आसपास में लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच मिनिस्ट्री हैज बीन मेड रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आज हमारे। तो आज के क्वेश्चन में हमने बहुत सारे डिफरेंट जो भी हमारे टॉपिक्स वगैरह थे उसको हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ट्राई टू सी कि कौन कौन से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं ऑलरेडी, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगातार आपको देखते रहने हैं। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इट इज ऑल्सो द हाई टाइम, ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए हैं, सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। ठीक है, मतलब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कौन से टेस्ट कर रहे हैं, बट जस्ट ट्राई टू सॉल्व टेस्ट, अच्छे क्वालिटी के टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी टेस्ट पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए, खुद को आप चेक जरूर कीजिए। ऑल दोस क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, ट्राई टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स जो कि आप उस पर्टिकुलर चीज के अंदर कर रहे हैं। कोई भी ऐसा फैक्ट है जो आपको नहीं पता है उसको याद कीजिए, कोई भी ऐसे कंसेप्ट है जहां पर आपसे गलती हो रही है उस चीज को सॉल्व कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो जाती है, उस क्वेश्चन के पढ़ने में जो गलतियां वगैरह हो रही है उस गलती को सॉल्व करना है, उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको ट्राई ये करना है कि अगर आपने कोई एक टेस्ट दिया है, उस टेस्ट के बाद अगर आप सेकंड टेस्ट दे रहे हो तो फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में कभी भी सेम गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट टेस्ट में कुछ गलती हुई भी है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है,
एंड ट्राई कि सेकंड टेस्ट में कभी भी कोई सेम गलती ना हो. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि प्रीलिम्स के अंदर होता है दैट इज कि हम ये नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है फिर इनकरेक्ट पूछा है. मतलब व्हाट हैज बीन आस्क्ड, कभी कभी हमें आंसर पता होता है बट बिकॉज ऑफ प्रेशर वी डोंट एक्चुअली सी, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, उसके कारण हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और जहां पे हमें +2 मिलने चाहिए तो वहां एक्चुअली हमें -0.67 मिल जाता है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो जस्ट बी अ बिट ऑफ अलर्ट. अगर हल्का सा अलर्ट रहेंगे और आज से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रीलिम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू रिवाइज एज ऑफन एज पॉसिबल. और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस. ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन. आई होप आपको ये चीजें पसंद आई हो. अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.